तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्रैश कोर्स की सीरीज के तहत आज आपका अगला डे है, डे नंबर 24। और हम लोग जो 90 डेज के क्रैश कोर्स के साथ चल रहे हैं, इसका 24वां दिन आज है। और यहाँ पे आज आपका मान के चलिए 10th तक की पॉलिटी एंड हो जाएगी और 11th की जो स्वतंत्र भारत में राजनीति वाला एक चैप्टर दिया हुआ है, मतलब एक अलग से सेपरेट किताब लगती है, वो हम आज से शुरू कर देंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, इकोनॉमी कंप्लीट हो चुकी है। ज्योग्राफी की जो क्लास हैं वो आपकी आएंगी एनसीईआरटी आधारित क्रैश कोर्स में, वो हिस्ट्री के साथ आएंगी। और हिस्ट्री मॉडर्न से शुरू ना होकर एंशिएंट से शुरू होगी, ठीक है। यानी मान के चलिए अभी से जब हमारी 50 या 55 क्लासेज होंगी तो जीएस वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। फिर हमारा नंबर ऑफ उत्तराखंड के क्वेश्चन बढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारी जब 35 क्लासेज होंगी तब हमारा हिंदी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो फिर धैर्य के साथ हम उत्तराखंड को तेज रफ्तार से आगे को लेके चलेंगे, ठीक है। एक बहुत अच्छी रणनीति भी है और आप लोग देख भी रहे होंगे मार्केट में इतने ज़्यादा क्रैश कोर्सेज आ गए हैं 90 डेज वाले। तो एक प्रकार से आपका हित ही है, अगर आपको कोई पढ़ा रहा है कहीं से भी अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो उसको गेन कीजिए, ठीक है। देखिए अब जैसे मैं आपको एनसीईआरटी आधारित मैंने क्या पढ़ाया था, आपको साहित्य वाला पोर्शन पढ़ा था, यानी जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं जो जो नाम दिए हैं। तो मैं 10th की क्लास में पहुंचा था, यानी 10th की क्लास में अगला जो आपका सिलेबस क्या है, उनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, निराला भी बोला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं और चीज बताना चाहूंगा आपको, जो भी छात्र अल्मोड़ा से हैं, यानी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं, यानी जो अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, तो क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 25 से आपकी जो क्लासेस हैं वो मैं वाइट बोर्ड के साथ नहीं दे पाऊंगा 26 से, मुझे क्योंकि घर जाना है कुछ काम से, एक हफ्ते की मैं छुट्टी पे हूँ। तो 25 को जो छात्र अल्मोड़ा से हैं, अगर वो मेरे छात्र, ठीक है, मेरे स्टूडेंट, सबके लिए नहीं कह रहा मैं ऐसा नहीं कि कोई भी आड़ू माड़ू घिंगाड़ू उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा। जो छात्र मिलना चाहते हैं वो 25 जून को, यानी 25 जून को आप लोग अल्मोड़ा में नीचे जो ग्राउंड है कॉलेज के पास, वहाँ पे 2 ढाई 3 बजे के आसपास में पहुँचूंगा। तो अगर आप लोग मिलना चाहेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों से मिलूंगा, ठीक है। अभी पॉलिटी में एक चीज़ आपको अभी और समझानी है। कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, उनके वो जो मतलब मैंने कहा था ना आपसे, महिलाओं को आरक्षण कहाँ कहाँ पे है, तो पंचायतों पर, नगर पालिकाओं पर आरक्षण है। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था, वो स्क्रीनशॉट भेज रही थी गूगल वगैरह करके, 109वां संविधान संशोधन साल इतने में हुआ था, ये हुआ था। देखिए 2 चीज़ें हैं, चलो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा जो पॉलिटी का सेशन शुरू होगा, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से जो क्वेश्चन है, इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, देखो अगर वो ये पूछता है कि ये कौन सी काव्य है या ये काव्य रचना किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी की, इसमें कौन सी काव्य रचना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो देखना ये बहुत फेमस है। अनामिका, अनामिका, परिमल, ये बहुत फेमस है, ठीक है। अनामिका क्या लिखोगे? अनामिका, अनामिका, परिमल, ये बहुत ज़्यादा फेमस है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। इसके अलावा गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। गीतिका, कुकुरमुत्ता और इसके अलावा नए पत्ते, ये सब के सब क्या है अपने आप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य रचनाएं हैं, नए पत्ते, ठीक है। और ये कहाँ से लिया मैंने? एनसीईआरटी आधारित जो आपका है। अब इनका जो ध्यान रखना, इनका जो संपूर्ण साहित्य है वो 8 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है, संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। बहुत टाइम लगता है बच्चों ये क्वेश्चन को ढूंढने में, ठीक है। तो ये है बच्चों 8 खंड में, कितने में? 8 खंड में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। वो जो नाम है वो निराला रत्नावली नाम से है, ठीक है। निराला रत्नावली, निराला रचनावली, इस नाम से इनका संपूर्ण साहित्य खंड प्रकाशित हुआ है। और कितने खंडों में अगर पूछता है तो 8 खंड में, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यहीं पे उनने अगला जो नाम दिया है आपके सिलेबस में, जो 10th की बुक में मिला मुझे, मंगलेश डबराल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक तो इस पर स्टार लगा देना है, ठीक है, स्टार लगा देना है। दूसरा, आपके उत्तराखंड से संबंधित है तो इसको आप लोग डीप भी पढ़ना है, ठीक है, डेप्थ में पढ़ना है। विकिपीडिया वगैरह से देख लेना इनको कौन कौन से अवार्ड कब कब मिले और कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी आधारित है वो मैं आपको बता देता हूं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक लिखो पहाड़ पर लालटेन, बहुत फेमस है, ठीक है। पहाड़ पर लालटेन आपके सिलेबस में दिया है क्योंकि ये पहाड़ पर लालटेन, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ठीक है, घर का रास्ता,
घर का रास्ता, इसके अलावा हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, ये भी किसकी रचना है? मंगलेश डबराल जी के। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक और कविता संग्रह है, आवाज भी एक जगह। ये सब के सब क्या है? इनकी कविता संग्रह। ठीक है, ये क्या है? आवाज भी एक जगह है, आवाज भी एक जगह है। ठीक है, ये क्या है? इनकी मंगलेश डबराल जी की काव्य रचनाएं, मतलब ये जितने भी हैं इनके वो काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य संग्रह लिख देना इनके आगे। और इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि आपके उत्तराखंड से संबंधित है, 1948 में इनका बर्थ हुआ था। 1948 में टिहरी गढ़वाल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, टिहरी के किसी गांव में हुआ होगा, तो 1948 का है। तो मंगलेश डबराल जी, क्योंकि आप लोगों ने कुछ टाइम पहले ही मतलब एक न्यूज़ वगैरह भी सुनी होगी लास्ट ईयर शायद कोविड के टाइम पे, तो वो इस वजह से भी करंट से संबंधित भी हो जाता है। तो जितनी भी आपकी इनकी रचनाएं हैं जो इनको सम्मान वगैरह मिले, एक बार मैं ये चाहूँगा कि इनको आप लोग डीपली पढ़ लें विकिपीडिया वगैरह का सहारा लेके। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला दिया है बच्चों, वो दिया है मन्नू भंडारी। कौन दिया है? मन्नू भंडारी, जो सिलेबस में दिया, साथ ही साथ 10th की बुक में भी है। यानी हम लोग दोनों चीज़ देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि 10th, जैसे मैंने 9th कंप्लीट किया, फिर मैंने देखा कि 10th में कौन कौन से सिलेबस के पॉइंट आपके हैं। मन्नू भंडारी, ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, यानी एमपी इनकी जो है जन्मभूमि है। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक प्लेट सैलाब, रचनाएं लिखो, एक प्लेट सैलाब। ठीक है, एक प्लेट सैलाब। इसके साथ साथ ही मैं हार गई यही सच है, सेकंड लिखो, मैं हार गई। थर्ड लिखो, यही सच है, यही सच है। फोर्थ लिखो इसके अलावा मतलब त्रिशंकु, और ये त्रिशंकु इनकी जो है कहानी संग्रह है। ठीक है, त्रिशंकु ब्रैकेट में लिखो कहानी संग्रह। ये मन्नू भंडारी जी का क्या है बच्चों? कहानी संग्रह। और कभी कभी पूछता है त्रिशंकु नामक कहानी संग्रह किसका है? मन्नू भंडारी का। और दूसरा, इनमें से कौन सा है कहानी संग्रह है? तो त्रिशंकु अपने आप में कहानी संग्रह है। ठीक है, इसके अलावा आपका बंटी, महाभोज और एक कहानी यह भी, ये आपका बंटी आ चुका है पेपर में। ठीक है, आपका बंटी, महाभोज और एक कहानी यह भी, एक, ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है, कहानी यह भी ब्रैकेट में लिखो आत्मकथा, एक कहानी यह भी। तो ये इनकी प्रमुख अपने आप में क्या है? रचनाएं हैं। इसमें आपका बंटी एक बार पेपर में पूछा जा चुका है। महाभोज भी इनकी रचना है, और जो महाभोज है उसके ब्रैकेट में उपन्यास लिख दो, ये इनका क्या है? उपन्यास है। तो ध्यान रखना, इस तरीके की चीज़ अगर पेपर में कभी पूछता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक प्लेट सैलाब, ये वो सब चीज़ें आपकी। ठीक है, तो आपको अगर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैंने बोल लिया है, तो इससे इधर का है देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखो जो आपके सिलेबस में दिया है वो कबीर, जो आप क्वेश्चन लिखो, कबीर के गुरु का नाम क्या है? कबीर के गुरु, कबीर के गुरु। ठीक है, तो ये है अपने आप में गुरु रामानंद। क्या लिखोगे? गुरु रामानंद। और इनकी जो मृत्यु हुई थी मगहर में हुई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किसकी मृत्यु मगहर में हुई थी। मगहर में इनकी क्या हुई थी बच्चों? निधन, यानी इनका मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना। ठीक, इसके अलावा आपका जो सिलेबस में दिया है, जो मीरा वगैरह के बारे में तो 10th की बुक में बहुत ज़्यादा नहीं दिया, तो मीरा किसकी शिष्या है लिख दो, वो है संत रैदास की। मीरा किसकी शिष्या है? संत रैदास, जोधपुर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, संत रैदास की अपने आप में क्या है? शिष्य हैं। रैदास लिखना। ठीक है, संत रैदास की अपने आप में क्या है? शिष्य हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो है, जैसे मैंने आपको उसके बारे में बताया था, किसके? सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में बताया था, तो वहाँ पर 9th की किताब में जितना था वो तो बताया। अब उसके अलावा आपको इससे आगे उनके कुछ एक आध क्वेश्चन 10th की बुक में भी मुझे मिले, तो यहाँ पे आपको वन लाइनर के रूप में इनको लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखे, लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना किसने की? लोकायतन सांस्कृतिक संस्था, संस्था। ठीक है, ये की थी बच्चों सुमित्रानंदन पंत जी ने। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी ने, सुमित्रानंदन पंत जी ने इसकी क्या की थी? लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की थी। अब इनको जो है 1961 में क्या दिया गया था भारत सरकार द्वारा?
पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है। पद्म भूषण कब मिला इनको? 1961 में। जबकि मैंने क्या कहा था आपको, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ इन्हीं को मिला था, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ, पहला ज्ञानपीठ। और ये किसके लिए मिला था इनको? चिदम्बरा के लिए। और कब मिला था? 1969। किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी। कहीं कहीं किताबों में 1968 भी दिखेगा। एनसीईआरटी क्या कहती है इसको? 1969 चिदम्बरा के लिए इनको क्या मिला था? सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ठीक है। इनका एक कविता संग्रह है बच्चों बहुत फेमस, कला और बूढ़ा चांद। उसके लिए इनको 1960 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, ठीक है। लिखो, कला और बूढ़ा चांद, ये बहुत फेमस है इनका, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। इसके लिए इनको 1960 में साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको क्या किया था? दिया गया था सुमित्रानंद पंत जी को। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसकी रचना है और कब इनको मिला, ठीक है। अन्य प्रमुख कृतियां जो मैंने आपको लिखा रखी थी इनकी कौन कौन सी? सुमित्रानंद पंत जी की वीणा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। पल्लव, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1925 में, ठीक है। वीणा, पल्लव, साथ ही साथ युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। युगवाणी, ग्राम्या, ठीक है, स्वर्ण किरण और लोकायतन। स्वर्ण किरण के अलावा लास्ट क्या लिखोगे? लोकायतन। क्या लिखोगे लास्ट? लोकायतन, यतन आदि। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं। होपफुली इनमें से यहाँ पे से जो स्क्रीन दिख रही है आपको, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन इस बार पेपर में आपके बन जाए, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस का है। इसके बाद जो अगला मुझे मिला आपके सिलेबस का 10th की किताब में, वो मिला महादेवी वर्मा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल हो सकता है, 11th में थोड़ा और डीप दिया हो, 12th में कुछ और दिया हो, तो हम सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे इसका, तभी तो एक क्रैश कोर्स कहलाएगा, ठीक है। महादेवी वर्मा को जो पद्म भूषण मिला था 1956 में, महादेवी वर्मा, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं लिख लीजिए आप। निहार लिखा है, ठीक है। निहार रो लिखना, लो फिर से मिटा रहा है इसको, निहार लिख दिया मैंने। इसके अलावा रसिम, निर्जा और सांध्य गीत, रसिम, निर्जा, सांध्य गीत, क्या हो गया अपने आप में? निर्जा और सांध्य गीत। इसके अलावा दीपशिखा इनका बहुत ज्यादा फेमस है, और प्रथम आयाम, दीपशिखा, ठीक है। और प्रथम आयाम, ये सब के सब किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं, बहुत फेमस हैं। इसके अलावा अग्निरेखा, यामा, ये सब के सब क्या है? यामा भी बहुत फेमस है, ठीक है। एक है इनकी अग्निरेखा और एक है यामा मतलब यामा, ये फेमस है। और ये सब के सब महादेवी वर्मा जी की क्या संग्रह है? काव्य संग्रह। पूछेगा इसमें से कौन सा काव्य है, कौन सा गद्य है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो काव्य संग्रह के अंदर आपको ये फेमस रखने हैं। यामा फेमस है, निहार फेमस है, निर्जा फेमस है, रसिम फेमस है, दीपशिखा तो बहुत फेमस है। साथ ही साथ इनकी कुछ गद्य रचनाएं भी हैं, ठीक है बच्चों। गद्य रचनाएं लिखो इनकी, ये भी बहुत फेमस है, जो कि आज के दिन का अंतिम हमारा। अतीत के चलचित्र बहुत फेमस, अतीत के चलचित्र, ठीक है। इसके अलावा श्रृंखला की कड़ियां, ठीक है। नेक्स्ट लिखो स्मृति की रेखाएं, क्या लिखोगे? स्मृति की रेखाएं, ये भी किसकी है? अपने आप में महादेवी वर्मा जी की है। पथ के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण, पथ के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण, ठीक है। ये अपने आप में इनकी क्या है? गद्य रचनाएं। अब मैंने आपको जितना आज कराया, ठीक है, होपफुली आज की क्लास से ही अभी तक की जितना मैंने करा रखा है, इससे 1 नंबर आपका बन जाए। अब देखना आपको, क्योंकि मैंने कहा कि ये इसी तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा टच करते हुए निकलेंगे। एनसीईआरटी जैसे ही काव्य वाला ही मैं कंप्लीट कराऊंगा, पहले मेरा टारगेट यही है कि ये जो काव्य वाला पोर्शन है इसको कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा जनसंचार हमने देख ही लिया है,
टिप्पण जो आता है, मतलब ये पत्र लेखन से संबंधित क्लास हमने देख ली है, तो बहुत हद तक 80% आपका जो है कवर हो चुका है। हिंदी थोड़ा सा बचा है, ठीक है। अब आता है इसके अलावा उत्तराखंड। उत्तराखंड मैंने क्या कहा, अभी मैं सिर्फ क्योंकि बजट सेशन चल रहा, भले ही मैं 4 ही क्वेश्चन दूंगा, ऐसे क्वेश्चन दूंगा शायद ही कोई आपको बताएगा इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ट्रेडिशनल ही पढ़ते हैं, फालतू चीज़ें। अब हो सकता है कि मार्केट में क्वेश्चन आपको दिखें, यूट्यूब्स पे दिखें, कई और जगह दिखें, अब दिखने भी चाहिए, ठीक है, सबको मिलने चाहिए। तो उत्तराखंड में मैंने बजट सेशन से क्वेश्चन लिए हैं, ये उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का जो सर्वे है, ठीक है, इस बार का 2021-22, इसमें क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखो। बहुआयामी गरीबी के मामले में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान है पर है, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, गरीबी के मामले में उत्तराखंड 15th पोजीशन पे देश में, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो देश में, यानी देश में 15वें नंबर पे हैं मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है इसके मतलब रैंकिंग में, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक गरीबी किस जिले में है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, किसने बताया क्वेश्चन, बताओ। कहीं पढ़े इस टाइप के क्वेश्चन आज तक? नहीं पढ़े होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर में आएगा ही आएगा, लेकिन मैं कह रहा कि हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, पेपर अभी जैसे आपका बजट सेशन इस बार लेट हुआ है, जैसे अभी ये इलेक्शन की वजह से जून में बजट पास हुआ है, तो सितंबर के आसपास आपका पेपर है, तो हाईलाइट रहती है चीज़ें, मतलब रिसेंट रहती है। तो हम रिस्क क्यों लें भाई, अब जब हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ के जाएंगे, रिस्क लेके तो कोई फायदा है नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको देखना है, ठीक है। तो राज्य में जो सर्वाधिक गरीबी वाला जिला है वो है अल्मोड़ा। क्या है? अल्मोड़ा। और इसका जो गरीबी का रेशियो है अपने आप में वो है कितना, 25.65%, 25.65%, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक गरीबी जो है अल्मोड़ा में है। अगला देखना है ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक निर्धनता वाला जिला। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक निर्धनता लिखो, सर्वाधिक निर्धनता या सर्वाधिक गरीबी, ये है बच्चों हरिद्वार में, हरिद्वार में, ठीक है। और ये कितनी है अपने आप में 29.55%, 29.55। ये ब्रैकेट वाली जो डेटा है वो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए, नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक गरीबी, नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक गरीबी, ये है आपका चंपावत में, चंपावत नाम के जिले में सर्वाधिक गरीबी है नगरीय क्षेत्र में। और ये कितनी है 20.90%, 20.90% अपने आप में क्या है, ये ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको परसों जो एक मतलब चीज बताई थी, पर कैपिटा इनकम, यानी उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है, कितना बताया था मैंने, 1,96,000, यही तो बताया था ना, 1,96,000। और देश में कितना कहा था, 1,50,000। ये कहाँ था, देश में, ठीक है। और ये कहाँ है, यूके में। अब एग्जैक्ट डेटा अगर पूछता है तो लिख देना 1,96,282, ठीक है, एग्जैक्ट वाला पूछेगा, 1,96,282 रुपये, ठीक है। ये है उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है इस बार के अनुसार जो हिसाब लगा है वो है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक जो योगदान है किस किस क्षेत्र का है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, कृषि क्षेत्र का कितना है, इकोनॉमी में सेवा क्षेत्र का कितना है और प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, ये मैंने आपको बताया था। देखिए ऐसे लिख दो उत्तराखंड, ठीक है, कि जो वो है विकास मतलब जीडीपी है, उसमें सर्वाधिक योगदान जो है प्राथमिक क्षेत्र जो है आपका, यानी जिसमें कृषि और उससे संबद्ध क्रियाएं आती हैं, ठीक है, ये है अपने आप में 12.11%। द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग और विनिर्माण वाला जो क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र जो है उसमें अपना योगदान है सर्वाधिक, वो है अपने आप में 44.98%, 98%। और तीसरा जो है बच्चों वो है सेवा क्षेत्र, वो भी लिख लो। तीसरा लिखना है आपको सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र, ये ठीक है, ये देखना, ये कितने आप 42.92%। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखने वाले आंकड़े हैं। अब आप कहोगे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
इस प्रकार के क्वेश्चन तो हम सोचते भी नहीं है, मतलब सोचते क्या है, हमें लगता नहीं कि कभी ऐसा पूछेगा, मुझे खुद नहीं लगता कि पूछेगा, क्योंकि नेशनल लेवल पे ज़्यादा ये चीज़ें पूछती हैं। लेकिन मैं इसीलिए आपको करा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम हैं पुलिस वगैरह के, दरोगा के, पुलिस उसके, तो हो सकता है कि बजट लेट मतलब अपने आप में आया है, जून पे इस बार बजट जून में आया, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि करंट है, बर्निंग इश्यू है, यानी रिसेंटली अपने आप में बजट हुआ है, तो ध्यान रहे, आपका आयोग भी इसको देख रहा होगा आजकल। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में सर्वाधिक योगदान कहाँ है आपका? द्वितीयक। तो कभी पूछेगा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान, ठीक है, सर्वाधिक योगदान अगर आपसे पूछ देगा तो तुरंत इसको बता देना। इसको बोलते हैं उद्योग क्षेत्र, यानी द्वितीयक को बोलते हैं विनिर्माण एवं उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसा पेपर में आएगा विनिर्माण क्षेत्र भी कह सकता है, द्वितीयक क्षेत्र भी कह सकता है, उद्योग क्षेत्र भी कह सकता है, इसको जो भी कहे ये सब एक ही चीज़ है, उद्योग क्षेत्र, ठीक है। ये थे आपके आज के उत्तराखंड के क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा जो सेशन आता है, मैंने आपसे कहा कि आपको 10th तक की पॉलिटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने उस पोर्शन को मैंने करा दिया है बहुत हद तक। तीसरा जो सेक्शन है आपका वो है जीएस का। अब देखिए, जो एक छात्रा है उनको कन्फ्यूजन ये हो रहा था, टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि सर जो आप कह रहे हो कि महिलाओं को जो आरक्षण है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पंचायत और नगर पालिकाओं में है, और मैं अगर नेट पे सर्च करूँ या कहीं लिस्ट देखूँ तो उसमें तो आपका लोकसभा और राज्यसभा का, मतलब लोकसभा और विधानसभा में भी दे रहा है, संशोधन भी दिखा रहे थे, वो 108वां या 109वां संविधान संशोधन दिखा रहे थे। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब भी कोई कानून बनता है वो पहले क्या होगा, किसी एक हाउस में आएगा, सपोज जो लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, जहां भी आया, ठीक है, फिर उसको पास करके वो दूसरे मतलब हाउस में जाएगा, यानी राज्यसभा में चला गया। तीसरा कहाँ क्या होता है, उसमें प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। तो जब ये तीनों फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं तब कोई चीज़ क्या बनती है, कानून, यानी लॉ बनता है, यानी एक्ट बनता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्ट बोलेंगे, ठीक है। जब तक ये एक्ट नहीं बनता तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, विधेयक। क्या कहलाती है, विधेयक, यानी अपने आप में बिल। क्या कहलाएगी, बिल कहलाएगी, ठीक है। अब जरूरी है नहीं कि अगर हमने कोई बिल लेके आया, यानी कोई हमने संविधान में संशोधन करना चाहा, हमने कहा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ले आते हैं, यानी एक बिल ले आते हैं, बिल कहा मैंने, ठीक है, यानी विधेयक कहा मैंने, अभी एक्ट नहीं कहा। अब इसको क्या किया, लोकसभा ने पास कर दिया, सपोज राज्यसभा ने इसको फेल कर दिया, यानी राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया, तो ये एक्ट कहाँ बना, एक्ट तो बना ही नहीं। तो ये रिकॉर्ड में तो शामिल हो गया ना कि आपका 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आए हैं, तो यानी 100वां संविधान संशोधन बिल आया है। अगर ये पास हो जाता कंप्लीट, यानी इसको लोकसभा ने भी पास कर देती, राज्यसभा भी पास कर देती, प्रेसिडेंट भी इसको साइन कर देता, तो ये क्या बन जाता अपने आप में, अधिनियम, यानी एक्ट बन जाता। जैसे ही ये चीज एक्ट बनती तो फिर देखा जाता कि आज तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं। ये तो बिल है, अगर बिल फेल हो गया तो अगला जो बिल आएगा वो 101 वाला आएगा ना, मैंने ये नहीं कहा कि वो पास हो गया, उसका अगला कौन सा आएगा, 102, 103, 104, इनके सीरीज में अगर जो पास हो गया, फाइनली एक्ट बन गया, तो एक्ट की अलग लिस्ट होगी, जैसे ये होगी, ये बिल, सपोज ये बिल की लिस्ट है, एक एक्ट की लिस्ट है, एक बिल की लिस्ट है। बिल जितने आएंगे उसको नंबर देते रहोगे, उनमें से जो एक्ट बन गया वहां नंबर देते रहो, पता लगा ये 100वां बिल है और ये फाइनली पास हो गया, और यहाँ संशोधन अभी 85 हो रहे हैं, तो 50 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहोगे। तो आज तक जब संविधान में 104 5 ही बार संशोधन हुआ है, तो आपका 109वां संशोधन कहां से आएगा बताओ? उसके लिए वो तो बिल है ना, बिल, वो एक्ट नहीं बना, उसके आगे जो लाएगा फिर वो बिल होगा, उसके आगे जो बिल लाएगा बिल होगा। तो जब वो एक्ट बन जाएगा, तीनों ने पास करने का, तब उसको कानून माना जाता है। देखो लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के सीट के लिए, आरक्षण के लिए एक दो बार बिल आ चुका है, लेकिन वो पास नहीं हुआ है आज तक, ठीक है, इतना कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है आपको। वो संविधान संशोधन बिल है, वो संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है, यानी एक्ट नहीं है, ध्यान रखना। देखिए राष्ट्रीय दल की संख्या मैंने कहा था आप लोग ढूंढ ली होगी शायद आपने, ठीक है, अब 8 भी दे रहा हो सकता है, लेकिन जो आपको हमेशा अपडेट करना पड़ेगा वो रिसेंट जो डेटा है आपका, वही आपको चेक करना है, वो 7 है 8 है, वो आपका काम है, आप खुद ही चेक कर लेना, क्योंकि वो हमेशा अपडेट करने वाली चीज है। अब देखो, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्य गठन को सैद्धांतिक रूप से कब स्वीकार किया? लिखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सैद्धांतिक रूप से भाषाई आधार पर राज्य गठन को स्वीकार किया, यानी ये किया था बच्चों 1920 में नागपुर अधिवेशन में।
नागपुर में इनका एक अधिवेशन हुआ था। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि हाँ हम लोग स्वीकार करेंगे, जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो भाषा के आधार पर हम राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, राज्य पुनर्गठन आयोग। ध्यान रखना जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद राज्य, क्योंकि पहले जब हम ब्रिटिश के अधीन थे कई देशी रियासतें हुआ करती थी, हर चीज़ अपने अपने, कोई भाषा के आधार पर सेपरेट थे, कोई जाति धर्म इस टाइप से कई चीज़ें हुआ करती थी। तो राज्यों का स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठन करना था। मतलब कंस्ट्रक्शन तो नहीं, वो तो निर्माण हो जाएगा, मतलब एक प्रकार से दोबारा उनका क्या करना था, गठन करना था। तो उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। ये कब बना था पेपर में आता है, और इसके अध्यक्ष का नाम पूछेगा पेपर में, ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है, तब आप बता दोगे 1953। तीसरा क्वेश्चन इससे पूछता है इसके सदस्य कुल कितने थे। इसमें ध्यान रखना, इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। पहला अध्यक्ष हो गया फजल अली, ठीक है। दूसरे जो इसके सदस्य थे के एम पणिक्कर बोला जाता है उनको, ठीक है, के एम पणिक्कर। क्या बोला जाता है? के एम पणिक्कर। और तीसरे जो सदस्य थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 इसके सदस्य थे, ठीक है। इसके आधार पे जब इसने रिपोर्ट दी तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित आया, ठीक है, लिखो राज्य पुनर्गठन एक्ट अधिनियम कब बना? ये बना 1956। अब यहाँ कंफ्यूज मत करना, ये आयोग है, ये कमीशन था 3 मेंबर्स का। इसने जो सिफारिश दी उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन एक्ट लाई सरकार, वो लाई थी 1956 में। और इस राज्य पुनर्गठन एक्ट यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो भारत में राज्य का निर्माण होता, 14 तो स्टेट इसके बाद जनरेट हुए थे, STAT, ठीक है, और 6 इसमें क्या हुए थे, UT यानी केंद्र शासित प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की सिफारिश के आधार पर भारत में कितने राज्यों का गठन हुआ, तो 14 स्टेट इसके बाद एग्जिस्ट कर रहे, और 14 राज्य के अलावा 6 इसमें क्या आए थे, UT आए थे, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश आए थे। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था पहले भी कह चुका हूं मैं, भारत में जो प्रमुख राज्य हैं 1960 के बाद बने उनके ईयर ध्यान रखना है, यानी आपको पता होना चाहिए। जैसे बंबई है, इसको काट कर 2 भाग बने, एक महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, ये आपको पता होना, ठीक है। ये कब आया था? 1960 में। ऐसे ही आपको याद रखना है, जैसे नागालैंड है, कब बना, ये खुद ढूंढोगे, ठीक है। इसके अलावा 1966 में किस किस राज्य का गठन हुआ, 1971 में हिमाचल आया तो कैसे आया, 1972 में किन राज्यों का गठन हुआ, 1975 में सिक्किम आया तो कैसे आया, कौन से संविधान संशोधन से, 1987 में जो गोवा और अरुणाचल वगैरह आई कैसे आए, इस तरीके से। उसके बाद 2000 तो आपको पता ही, उत्तराखंड वगैरह क्या, उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ मतलब जो भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको राज्य गठन मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, संविधान सभा, जब संविधान बन रहा था उसके लिए कमिटी बनाई गई थी जिसने संविधान का निर्माण किया। उसके लिए अलग अलग कमिटीज बनी थी संविधान सभा के। जैसे संविधान सभा थी ना, देखो जैसे संविधान सभा, इसके लिए बहुत सी समितियां बनाई थी जिसने अपने अपने फील्ड पे काम किया। तो इसी के तहत एक मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों और प्रांतीय मामलों की समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? पटेल। लिखो संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक प्लस प्रांतीय मामलों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय मामले की समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था, या अल्पसंख्यक का कौन था, या प्रांतीय मामले किसने देखे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था भारत का? यानी भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है, गठित भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य ये था बच्चों आंध्र प्रदेश। 1953 में इसका गठन हुआ था। एक गांधीवादी इनके नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। क्या थे? गांधीवादी एक नेता थे पोट्टी
श्री रामालू, जब इन्होंने एक अनशन किया था 56 के बाद दिन के बाद इनका क्या हुआ था, निधन हो गया था। तो ये आंदोलन जो होता है हिंसक न हो, सरकार ने आनंद फानंद में क्या कर दिया, पुनर्गठन कर दिया और आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन करने के लिए इन्होंने क्या किया था, आंदोलन शुरू किया था। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनका जब निधन हुआ तो भारत सरकार ने बहुत तुरंत ही एक्शन लेते हुए भाषाई आधार पर किसका गठन कर दिया, आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। ठीक है, अगला आपको लिखना है पहला राज्य जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाकर चुनाव हुए थे वो था बच्चों मणिपुर। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ एक किताबों को ही मिलेंगे। लिखो पहला राज्य जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था वो है मणिपुर। पहला राज्य यानी फर्स्ट स्टेट जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे वो कौन सा था, मणिपुर। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और मणिपुर का जो अपने आप में क्या था, राजा था एक प्रकार से महाराजा बोधचंद, इसके द्वारा किया गया था क्योंकि भारत में जो स्वतंत्रता से पहले अनेक देशी रियासतें हुआ करती थी जहाँ पे राजा महाराजा शासन करते थे। जब स्वतंत्र हुआ तो उनको भारत में मिलाना था, तो कई राज्य तो ऐसे ही मिल गए थे लेकिन कई लोग नहीं मिले थे, किसने साइन करवाए, एग्रीमेंट हुआ, कहीं पुलिस कार्यवाही, कहीं जनमत संग्रह हुआ। तो मणिपुर का जो राजा था उसका नाम था महाराजा बोधचंद। इसके ब्रैकेट में लिखो महाराजा बोधचंद द्वारा, चंद्र, ठीक है, महाराजा बोधचंद द्वारा मणिपुर का भारत में विलय करवाया गया। ठीक है, महाराजा बोधचंद द्वारा मणिपुर का भारत में विलय करवाया गया। ठीक, ये आना चाहिए आपको। अगला लिखो हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकर का संबंध है, रजाकार का संबंध है, हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकार का संबंध है। एक प्रकार के अर्धसैनिक बल हुआ करते थे, अर्धसैनिक बल। ठीक है, सब एनसीईआरटी। रजाकार क्या होता था, अर्धसैनिक बल हुआ करता था। अब आपको एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूं, रियासतों के भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। देखो जितने रियासत थे, रियासतों के भारत विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पटेल ने। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये पता होना चाहिए। और आपको बेसिकली सारे रियासतें तो इजीली यहाँ शामिल हो चुकी थी, लेकिन 3 रियासतों ने बहुत नाटक किया। एक था कश्मीर, एक था जूनागढ़ और हैदराबाद। ठीक है, देखो कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ, इसको मिटा रहा हूं। ठीक, देखो कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ ये किससे हुआ, अपने आप में विलय पत्र में साइन करने के बाद। यानी कश्मीर का जो विलय हुआ वो किसमें हुआ था, विलय पत्र में हस्ताक्षर करने के बाद, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, विलय पत्र में हस्ताक्षर लिखो, हस्ताक्षर। ठीक, राजा हरिश्चंद्र थे क्या थे। दूसरा जूनागढ़ का हुआ था जनमत संग्रह, आप भारत में शामिल हो गए या पाकिस्तान में, इससे हुआ था जूनागढ़ का जनमत संग्रह से विलय लिखो। और तीसरा था अपने आप में हैदराबाद, ये था पुलिस एक्शन, पुलिस कार्यवाही लिख दो। हैदराबाद का जो विलय हुआ था वो किसी से हुआ था, पुलिस कार्यवाही से हुआ था। ये आपको 3 के 3 क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए था। ये थी आपकी डे 24 की क्लास। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपका उत्तराखंड के जो बजट के क्वेश्चन 4-5 आज कराए, 4-5 पहले कराए और 7-8 क्वेश्चन। तो बजट इतना अगर आप देख पाओगे तो आपका काम बन जाना चाहिए। ठीक है, होपफुली ये चीज़ें आपके समझ आ रही हैं, आपको फ़ायदा दे रही हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए।